एवरीवन, वेलकम बैक टू सेरेब्रल हाइट्स। माई सेल्फ शादाब, और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का, जिनका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड सेकंड टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इन दोनों टॉपिक्स के स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो अपलोडेड है उनको ज़रूर देखें, ताकि आपको आगे की कहानी क्लियर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए पहले वाले टॉपिक की, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो समझो, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, 2 या 3 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। समझो कि आपके पास कोई चार्ज है, ठीक है, किसी चार्ज को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और उसी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना चाहते हो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। वो कैसे, समझो कि आपके पास में मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है E, और इसी फील्ड के अंदर यहाँ पर देखो ये चार्ज Q रखा हुआ है एट पॉइंट A, चलो B कह लेता हूँ, ठीक है, एट पॉइंट B एक चार्ज रखा है, ठीक है। आपको इस चार्ज को उठाकर लेके जाना है इस पॉइंट A पर, तो आपको इस फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फोर्स जो वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, F = Q × E इस तरफ लग रहा है, तो आपको वर्क जो करना पड़ेगा वो इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा। अगर मान लो आप इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr देते हो तो छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर की तरफ आपको वर्क करना पड़ेगा W एक्सटर्नल। क्या आपको बाय डेफिनेशन VA और VB के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है? जी पता है। क्या होता है? VA - VB इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब आप यहाँ से अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो VA - VB फाइनल माइनस इनिशियल कितना? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कहां से कहां लेके गए भाई? B से लेकर A तक। क्या ये वर्क आप इस फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हो ना? इस फील्ड के अगेंस्ट ही कर रहे हो, ठीक। तो कितना वर्क कर रहे हो? देखो ये वाला फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके अपोजिट वर्क कर रहे हो, ठीक है। इसके अपोजिट वर्क ही तो एक्सटर्नल वर्क है। मतलब क्या करोगे आप, इस F के अपोजिट डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो F देखो उस तरफ है, राइट तरफ है, ठीक है, और dr जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपको अगर टोटल वर्क निकालना है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो? मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस dr है, तो क्या लिखोगे आप? वर्क डन इज इक्वल टू क्या? F डॉट dr, वेयर F इज फोर्स एंड dr इज डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है ना वर्क क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अगर मैं इसको कहूँ कि ये dv है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, चलो यार अगर मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dv की बात करूँ, ठीक है, तो dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? dw डिवाइडेड बाय q। अच्छा छोटा सा वर्क क्या हो जाएगा? F dr, लेकिन ये क्या, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो dv इज इक्वल टू F डॉट dr। अच्छा F डॉट dr, क्या F की वैल्यू आपको पता है? F की वैल्यू आपको पता है, Q × E, तो dv क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिवाइड में QB, ठीक। dv क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर आपने रख दी F की वैल्यू Q × E डॉट dr, डिवाइड में क्या था? Q था, ये Q से Q कैंसिल, तो dv इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास में? वेक्टर ई डॉट डी आर,
वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब समझो, अभी हमने इन दोनों के बीच के एंगल की बात नहीं की। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल की बात नहीं की, ठीक है। अगर हम बात करें एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डी आर, इसकी बात कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर हम देखें तो 180 डिग्री है। तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ई डी आर कॉस थीटा, तो डी वी इज इक्वल टू क्या हो गया, ई डी आर कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू थी -1, तो ये हो जाएगा माइनस का ई डी आर इज इक्वल्स टू डी वी, माइनस का ई डी आर इज इक्वल्स टू डी वी। या यहीं से आपको एक चीज़ और पता चल जाएगी कि आप डी आर को अपॉन में लेके गए तो डी वी डिवाइडेड बाई डी आर इक्वल्स टू माइनस का ई, या ई इज इक्वल्स टू माइनस का डी वी बाय डी आर, माइनस का डी वी बाय डी आर। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के। ये जो क्वांटिटी आपको देखने को आ रही है, ठीक है, इसी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट डी वी बाय डी आर, डी वी बाय डी आर, चेंज इन समथिंग with respect to any position, change in something with respect to any position is called as gradient। तो यहाँ पर change in potential with respect to any position है, तो इसको कहेंगे हम potential gradient। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। देखो आप चार्ज को लेकर गए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाया था, ठीक है। मतलब आप देखो इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो पोटेंशियल कम है, इस डायरेक्शन में ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल में कमी आ रही है ना। देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, वी ए माइनस वी बी किया था आपने तो पॉजिटिव आया था, वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आया था। लेकिन आप अगर वी बी माइनस वी ए करते नेगेटिव आ जाता। कुल मिला के बात ये है कि ये जो नेगेटिव है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो डेल वी है ना, ये आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हो, ठीक है। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर गए, ठीक है। अगर आप हायर से लोअर जाते हैं तो आप इसी चीज को पॉजिटिव करके लिख देते हैं, ठीक है। इफ हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो आप क्या लिख देते हैं, इसी चीज को लिख देते हैं, ई इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी आर। वेरी एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखो इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। तो इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आता है उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको हम रब करेंगे, उसके बाद हम इक्विपोटेंशियल सरफेस स्टार्ट करेंगे। तो आप तब तक के दूर से देखते रहें इसको। सर दूर ही से देखें तो करार कहाँ आता है, चले जाएं करीब हमें इतना प्यार कहाँ आता है। और जिस दिन वो हमसे टकराते नहीं, वह हमें ढूंढते तो होंगे, पर इस यकीन पर यकीन एतबार कहाँ आता है। क्या बात है, सुबह सुबह शायरी सुना दी सर ने। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं, जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे कि नाम से क्लियर है, इक्विपोटेंशियल मतलब कहीं ना कहीं बात ये होगी कि पोटेंशियल सभी जगह पर एक जैसा है। तो ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, उसी को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। हिंदी में इसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान, उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट ईच पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल इज सेम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस चीज़ को कि
द सरफेस at each point of which potential is same, जैसे कि मैं आपको किसी सरफेस का एग्जांपल देना चाहूं तो क्या सरफेस हो सकती है? मान लो कि एक चार्ज स्फीयर है, ठीक है, या यूं कह लो कि यहाँ पर सेंटर पर चार्ज रखा है, ठीक है, एक स्फीयर है जिसके सेंटर पर चार्ज रखा है, ठीक है, कंसंट्रेटेड चार्ज सी सेंटर पर रखा गया है, ठीक है, सी सेंटर पर रखा गया, इसकी जो रेडियस है वो आर है। तो क्या अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल का कैलकुलेशन करूं तो V इक्वल्स टू मुझे पता है KQ बाय R होता है। अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल को देखूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल V इक्वल्स टू KQ बाय R। अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करूं तो यहाँ पर V इक्वल्स टू KQ बाय R। इस पॉइंट पर कैलकुलेट करूं तो V इक्वल्स टू KQ बाय R। तो मुझे एक चीज़ पता चली कि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। तो क्या ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है? यस, इट इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इसी तरह से हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस को डिफाइन कर सकते हैं जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो हम एक के बाद एक सारी प्रॉपर्टीज को लिख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो पहली प्रॉपर्टी तो आप डेफिनेशन से बता दोगे, कि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो सेम है, सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करें, या इसी को मैं पहला पॉइंट लगाकर लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो कि आपके पास कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आपको चार्ज को लेकर जाना है, ठीक है, उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को आपको लेकर जाना है, तो क्या कोई वर्क करना पड़ सकता है? चलो देखते हैं, ठीक है। मान लो कि ये आपके पास में एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो V है, ठीक है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल V है। मैंने एक कोई पॉइंट ये लिया A, एक पॉइंट B लिया और यहाँ पर चार्ज को मैंने मान लिया Q है। अब इस Q को मैं A से लेकर B तक के लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है, A से लेकर B तक के लेके जाना चाहता हूँ। तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अच्छा, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, VA कितना V है, क्योंकि A पर पोटेंशियल V है, हमने मान लिया सेम है ना, और B पर पोटेंशियल कितना है, V है, W बाय Q। क्या ये वैल्यू जीरो हो जाएगी? तो Q का मल्टीप्लाई अगर मैं जीरो में करूंगा तो W इज इक्वल टू जीरो। That means we do not have to do any external work in moving a charge from one point to another point of equipotential surface, ठीक है। So पहली प्रॉपर्टी हुई, no work is done in moving charge from one point to another point of an equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी के साथ में इसका जो रफ वर्क है उसको मिटा देता हूं। अब समझो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर मान लो आपके पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पहली वाली का पोटेंशियल कुछ और है, दूसरी वाली का पोटेंशियल कुछ और है। अब आप एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर चार्ज को लेकर जाना चाहते हो तो क्या वर्क करना पड़ेगा? चलो समझते हैं इस चीज को। सेकंड पॉइंट लिखने से पहले मान लो कि ये आपके पास में पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके ऊपर पोटेंशियल V1 और इसके ऊपर पोटेंशियल V2। अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, जो कहना चाहो, ठीक है। अब आप चार्ज को लेकर जाना चाहते हो यहाँ से यहाँ पर, तो अब वर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। सो वर्क इज रिक्वायर्ड
टू मूव चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को ले जाने में आपको वर्क करना पड़ेगा। रिक्वायर टू मूव चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर। ठीक, यहां तक कि अगर क्लियर है तो तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पोटेंशियल के बीच में भी कुछ रिलेशन हो सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को किस तरह से ट्रीट करती है, किस तरह से इंटरसेक्ट करती है, इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, आपको रिलेशन के बारे में पता है, E इज इक्वल्स टू dV बाय dr माइनस का, या इस रिलेशन को इस तरह से लिख लेते हैं कि वेक्टर E डॉट वेक्टर dr इज इक्वल्स टू डेल V या dV। ठीक है, इस रिलेशन को इस तरह से लिखा। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल जीरो? तो क्या E डॉट dr की वैल्यू जो है वो जीरो आ रही है, मतलब या E dr cos थीटा की वैल्यू जीरो आ रही है, या हम सिंपली कह सकते हैं cos थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो है, या थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर जीरो होती है। ठीक है, तो थीटा किन दोनों के बीच का एंगल था, इस E और dr के बीच का एंगल था, E और dr के बीच का एंगल था। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को कितना डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट कर, 90 डिग्री सेल्सियस पर, 90 डिग्री के एंगल पर। सेल्सियस कहाँ से आ गया, टेम्परेचर था। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट्स या passes through an equipotential surface, equipotential surface perpendicularly। ठीक है, perpendicularly, perpendicularly या normally 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती है या 90 डिग्री के एंगल से पास होती है। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस से। और क्या प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो, आपको एक चीज पता है कि किसी मेटल को आप चार्ज दो, कंडक्टर को चार्ज दो, तो सारा का सारा चार्ज आ जाता है सरफेस पर, और वो चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं किसी भी मेटेलिक बॉडी के लिए या किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के लिए उसके हर सरफेस पर चार्ज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए वहां पर पोटेंशियल सेम होता है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो ये लिख सकते हो आप, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो ये लिख सकते हो कि फॉर एनी मेटेलिक कंडक्टर पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट ऑफ सरफेस। तो ये मेटेलिक कंडक्टर क्या हो गया आपका, दैट इज मेटेलिक सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मेटेलिक कंडक्टर सरफेस is an equipotential surface, equipotential surface। ठीक है, तो मेटेलिक सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, और दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये पांचवी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको मैं पहले से बता देता हूं। ठीक है, अब उसको समझते हैं हम कैसे। पहले मैं लिख देता हूं यहां पर, टू equipotential surfaces never intersect each other, never intersect each other, दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। ठीक है,
तो मैं इधर से रब करता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको कि कैसे। मान लो जस्ट फॉर एजम्पशन, ठीक है, कि आपके पास ये एक पोटेंशियल सरफेस था, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था, और अभी आपको एक चीज पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर पहले वाली प्लेट की जो है, पहले वाली सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में E1, और सेकंड वाली जो सरफेस है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में E2। तो एक पॉइंट का कंट्रीब्यूशन जो है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो रहा है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या ऐसा पॉसिबल? हरगिज पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। अब बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कौन कौन सी हो सकती है। तो देखो एग्जांपल्स के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए, एग्जांपल्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो बताइए क्या एग्जांपल ले सकते हो आप? ले सकते हो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैविंग concentrated charge at center, concentrated charge at center, concentric spheres जिनके सेंटर पर चार्ज रखा हो वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि ये आपके पास एक स्फीयर, इसी का एक दूसरा स्फीयर कंसेंट्रिक है, ठीक है, और उनके सेंटर पर यहाँ पर चार्ज क्यों रखा। तो देखो अगर इसकी रेडियस R1 है तो पहले वाले जो सरफेस है, पहले वाले सरफेस पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, उसके लिए वैल्यू क्या होगी, KQ1/R1। तो ये एक तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया पहला वाला स्फीयर। अब दूसरे वाले सरफेस के लिए अगर देखोगे तो उसके लिए हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ2/R2। तो पहला वाला अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दूसरा वाला अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हो कि कोएक्सियल सिलेंडर्स जिनके एक्सिस पर जो है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। कोएक्सियल सिलेंडर्स जिनके एक्सिस पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी आपस में क्या होते हैं, अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, ठीक है। वो भी समझा देते हैं आपको, पहले लिख लो आप। कोएक्सियल सिलेंडर्स कैरिंग linear charge at axis, ठीक है, समझो। ये आपके पास में एक सिलेंडर है और इसी के साथ कोएक्सियल एक दूसरा सिलेंडर है। जो अंदर सिलेंडर दिख रहा है उसकी रेडियस हमने मान ली कि R1 है, और जो बाहर की तरफ दिख रहा है उसकी रेडियस हमने मान ली कि R2 है। इस सिलेंडर पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं हर पॉइंट पर चार्ज मान लूँ कि DQ है, हर पॉइंट पर चार्ज में मान लूँ कि DQ है, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाले सिलेंडर की हर सरफेस पर इस पॉइंट पर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो V1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, KdQ/R1। सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाले सरफेस पर इसके हर किसी भी पॉइंट पर निकालूं, ठीक है, तो वहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V2 = KdQ/R2। तो देखो चार्ज तो सेम था, ना सेंटर पर, तो इसकी वजह से हर अलग अलग सिलेंडर्स के लिए पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन वो दोनों के दोनों क्या अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट ए जो है वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करना थी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला पार्ट खत्म होता है, और इसके बाद में जो पार्ट बी है वो है आपका कैपेसिटेंस वाला पार्ट, जिसके अंदर हम कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। टाटा, बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच।